Dear students, welcome to Learning Management System of साथ कामयाबी हमारे साथ। डियर स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा एमडी कैट केमिस्ट्री का लेक्चर है वो है हाइड्रोकार्बन्स में से, और हाइड्रोकार्बन्स में से आज हमने डिस्कस करनी है प्रेपरेशन ऑफ अल्कीन्स। सबसे पहले अल्कीन्स का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। अल्कीन्स में डबल बॉन्ड होता है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, और ये अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। इनमें कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है एंड दे आर अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। और जो हाइड्रोकार्बन अनसैचुरेटेड होते हैं उनके रिएक्शन एडिशन रिएक्शन होते हैं। इसमें कार्बन की वैलेंसी फुली सेटिस्फाइड नहीं होती है। फुली सेटिस्फाइड वैलेंसी का मतलब है सारे के सारे कार्बन सिंगल बॉन्ड बना रहा हो, यानी चार ग्रुप लगे हुए हों, सेम हो या डिफरेंट हो, लेकिन अगर चार ग्रुप नहीं लगे कार्बन के साथ तो फिर उसकी वैलेंसी सेटिस्फाइड नहीं होती। इनका अगर जनरल फार्मूला देखें तो CnH2n होता है, और इसका मतलब है इनमें दो हाइड्रोजन कम होते हैं अल्केन से, क्योंकि अल्केन का फार्मूला होता है CnH2n +2, तो इनमें +2 नहीं होता, मीन्स दो हाइड्रोजन कम हो जाते हैं। अल्कीन्स को हम ओलिफिन्स भी कहते हैं, क्योंकि जो सीरीज के लोअर मेंबर्स हैं, लोअर मेंबर से मुराद है इथीन है, प्रोपीन है, ब्यूटीन है, ये लोअर मेंबर्स हैं। लोअर मेंबर जिनमें कार्बन कम होते हैं वो ऑयली लेयर बनाते हैं व्हेन रिएक्टेड विद क्लोरीन एंड ब्रोमीन। अगर आपको याद हो, आपने ल्यूकस टेस्ट पढ़ा होगा। ल्यूकस टेस्ट में भी जो अल्काइल हैलाइड बनते हैं वो भी ऑयली लेयर ही बनाते हैं। ऑयली लेयर से ही हम उसमें भी आइडेंटिफिकेशन करते हैं, तो यहाँ पर भी ऑयली लेयर्स बनेगी तो हम कहेंगे ये ऑलिफिन्स हैं। अगर अल्कीन में एक ही डबल बॉन्ड हो तो हम मोनोइन्स कहते हैं। अगर एक से ज्यादा डबल बॉन्ड हो तो हम डाईइन्स, ट्राईइन्स, टेट्राइन, इस तरह से हम पोलीन इनके नाम रख सकते हैं। अल्कीन्स पाई बॉन्ड होता है, अनसैचुरेटेड होते हैं, जिसकी वजह से एडिशन रिएक्शन देते हैं, और इनकी वैलेंसी फुली सेटिस्फाइड नहीं होती है। अब हमारे सिलेबस में जो है इनकी प्रेपरेशन हैं, और इनकी प्रेपरेशन के डिफरेंट मेथड हमने डिस्कस करने हैं। सबसे पहले है डीहाइड्रोहेलोजिनेशन। डीहाइड्रोहेलोजिनेशन है रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन एंड हेलोजन। अब डीहाइड्रोहेलोजन के लिए जो हमारे पास हाइड्रोजन होता है दैट शुड बी बीटा। बीटा हाइड्रोजन का होना जरूरी है। देखिए, अगर हमारे पास अल्काइल हैलाइड में बीटा हाइड्रोजन होगा, ये हमारे पास फंक्शनल ग्रुप है। फंक्शनल ग्रुप के साथ पहला कार्बन अल्फा कार्बन होता है, और अल्फा के साथ जो कार्बन आता है वो बीटा है। अगर बीटा कार्बन पर हाइड्रोजन हो तो फिर ये डीहाइड्रोहेलोजिनेशन होगी। डीहाइड्रोहेलोजिनेशन के लिए हम यूज क्या करते हैं, या तो अल्कोहलिक KOH यूज करते हैं। अगर अल्कोहलिक KOH ना हो तो हम अल्कोहलिक NaOH भी यूज कर सकते हैं। लेकिन जब आप अल्कोहलिक NaOH यूज करेंगे तो फिर साथ हीट भी करना पड़ेगा, क्योंकि NaOH जो है वो वीक बेस है एज कंपेयर टू KOH विच इज स्ट्रॉन्ग बेस। अब यहाँ से एक हैलोजन निकलेगा, दूसरा बीटा हाइड्रोजन, यानी एक एटम यहाँ से एक इधर से निकलेगा विसनल, साथ साथ वाले कार्बन से निकलेंगे तो हमारे पास डबल बॉन्ड बन जाएगा, अल्कीन बन जाएगी। इसी तरह एक और हमारे पास अल्काइल हैलाइड है CH3CH2Br, ये इसका बीटा हाइड्रोजन है, और यहाँ से Br निकला, ये भी CH2 बच गया, ये भी CH2 बच गया, और यहाँ पर आ जाएगा कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। नेक्स्ट है हमारे पास N प्रोपाइल ब्रोमाइड। तो इसमें देखें ये हमारे पास बीटा हाइड्रोजन है, क्योंकि फंक्शनल ग्रुप के साथ पहला कार्बन अल्फा होता है और नेक्स्ट वाला कार्बन बीटा होता है। तो यहाँ पर ये H और ये Br निकलेगा, तो ये हमारे पास डबल बॉन्ड बन जाएगा। याद रखिएगा, जितने बीटा हाइड्रोजन ज्यादा होते हैं रिएक्शन उतना ही फास्ट होता है, क्योंकि रिएक्शन होने के लिए चाहिए बीटा हाइड्रोजन, और अगर किसी के पास बीटा हाइड्रोजन है तो उसका रिएक्शन फास्ट होगा। इसी यही वजह है जो टर्शरी अल्काइल हैलाइड होते हैं उनके पास ज्यादा बीटा हाइड्रोजन होते हैं, तो उनका रिएक्शन ज्यादा फास्ट होता है। डीहाइड्रोहेलोजिनेशन की तरह डीहाइड्रेशन भी बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन है, इसके लिए भी बीटा हाइड्रोजन का होना जरूरी है। जैसा कि देखें, ये हमारे पास एक अल्कोहल है, अल्कोहल में ये OH एक फंक्शनल ग्रुप है, फंक्शनल ग्रुप के साथ पहले वाला कार्बन अल्फा कार्बन होगा, नेक्स्ट वाला कार्बन ये वाला बीटा है, तो बीटा कार्बन पर हाइड्रोजन का होना जरूरी है। जितने हाइड्रोजन ज्यादा होंगे बीटा वाले रिएक्शन उतना ही फास्ट होगा। इसके लिए हम डिहाइड्रेटिंग एजेंट जो है वो यूज कर रहे हैं, वो Al2O3 है।
और 340 से 450 डिग्री सेंटीग्रेड पर हीट भी करेंगे। इसके अलावा हम यूज कर सकते हैं कैटलिस्ट जो है हमारे पास है, इसके अलावा यूज हो सकता है दैट इज फास्फोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, फास्फोरिक एसिड, और सल्फ्यूरिक एसिड फास्फोरिक एसिड के अलावा हम यूज कर सकते हैं यहाँ पर P2O5। सल्फ्यूरिक एसिड, जितने भी एसिड होते हैं उनकी वाटर के साथ बहुत ज़्यादा अफिनिटी होती है, ये वाटर को बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करते हैं, जिसकी वजह से हम इनको डिहाइड्रेटिंग एजेंट के तौर पर यूज कर सकते हैं। अब ये जो P2O5 है ये एसिड नहीं है, लेकिन चूंकि ये एसिड का एनहाइड्राइड है, जो एनहाइड्राइड होते हैं उनकी भी वाटर के साथ ज़्यादा अट्रैक्शन होती है, क्योंकि ये बनते ही तब हैं जब इनसे वाटर निकाला गया होता है। तो जब P2O5 को वाटर की अवेलेबिलिटी होती है तो ये वाटर दोबारा अब्जॉर्ब कर लेगा, क्योंकि ये एनहाइड्राइड है। अगर हम अल्कोहल की रिएक्टिविटी का ऑर्डर देखें तो टर्शियल अल्कोहल सबसे रिएक्टिव है, सिंपल सी बात है, टर्शियल अल्कोहल के साथ बीटा हाइड्रोजन सबसे ज़्यादा होते हैं, फिर सेकेंडरी अल्कोहल है और फिर प्राइमरी अल्कोहल है। तो एक तो इस रिएक्टिविटी ऑर्डर की जो वजह है वो है बीटा हाइड्रोजन ज़्यादा है टर्शियल अल्कोहल के पास। दूसरी वजह यह है कि जब हम सल्फ्यूरिक एसिड या फास्फोरिक एसिड यूज करते हैं तो एक्चुअली ये कार्बोकेटाइन बन जाते हैं, OH ग्रुप यहाँ से निकल जाएगा, और जब यहाँ से OH ग्रुप निकलेगा तो इस कार्बन पर चार्ज पॉजिटिव आ जाएगा, इस कार्बन का कार्बोकेटाइन बन जाएगा, और टर्शरी वाला कार्बोकेटाइन सबसे स्टेबल होता है। यही वजह है जो टर्शरी अल्कोहल है वो सबसे फास्ट रिएक्शन देती है। तो टर्शरी अल्कोहल के सबसे फास्ट रिएक्शन देने की वजह दो होगी, एक तो बीटा हाइड्रोजन का ज्यादा होना, और दूसरी उसकी वजह हो गई है टर्शरी कार्बोकेटाइन का स्टेबल होना। अगर हम कंडीशन देखें तो देखें जो हमारे पास टर्शरी अल्कोहल है, तो टर्शरी अल्कोहल की रिएक्टिविटी जो है वो सबसे ज़्यादा है, उसके लिए सिर्फ हमें 20% सल्फ्यूरिक एसिड चाहिए और 85 डिग्री सेंटीग्रेड पर हीट करना है, वेरी डिल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। क्यों? क्योंकि इसमें बीटा हाइड्रोजन ज़्यादा है और इससे बनने वाला यहाँ पर जो पॉजिटिव चार्ज आएगा OH के निकलने से वो स्टेबल होगा। वजह क्योंकि यहाँ पर 3 इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगे हुए हैं जो कार्बोकेटाइन को स्टेबल कर देते हैं। अगर हम सेकेंडरी अल्कोहल में देखें तो बीटा हाइड्रोजन कम हो गए हैं और इसका कार्बोकेटाइन भी कम स्टेबल है, तो यहाँ हमें हीट भी ज़्यादा करना पड़ेगा और सल्फ्यूरिक एसिड की कंसंट्रेशन भी ज़्यादा यूज करनी पड़ेगी। प्राइमरी कार्बोकेटाइन लीस्ट स्टेबल होता है, जिसकी वजह से यहाँ पर हीटिंग और ज़्यादा रिक्वायर्ड होगी 170 डिग्री सेंटीग्रेड तक, और सल्फ्यूरिक एसिड भी हमें ज़्यादा कंसनट्रेटेड चाहिए होगा। तो जितने बीटा हाइड्रोजन बढ़ते जाएंगे रिएक्टिविटी उतनी ही ज़्यादा होती जाएगी और इजीली डिहाइड्रेशन हो जाएगी उस अल्कोहल की। नेक्स्ट जो हमारे पास मेथड है वो डी हेलोजिनेशन है, यानी हेलोजेंस का निकलना है। इसके लिए हेलोजन विसनल होने चाहिए, यानी साथ साथ वाले कार्बन पे एडजेसेंट कार्बन पे मौजूद होने चाहिए। अब ये हमारे पास विसनल डाइहैलाइड है। विसनल डाइहैलाइड से अगर हमने यहाँ से निकालना है हेलोजेंस को विसनल डाइहैलाइड से, तो हम जिंक यूज करते हैं। जिंक के अलावा हम मैग्नीशियम भी यूज कर सकते हैं, वो मेटल यूज कर सकते हैं, ये 2 बॉन्ड बना सकती है और रिएक्टिव भी होनी चाहिए। तो मैग्नीशियम भी यहाँ से मैग्नीशियम हैलाइड बना देगा, जिंक जिंक हैलाइड बना देगा। ये जिंक है, ये विसनल डाइहैलाइड है, साथ साथ वाले कार्बन पे मौजूद हैं। जब यहाँ से ये ब्रोमीन निकल जाएंगे तो यहाँ पर डबल बॉन्ड बन जाएगा, इस जगह पर अल्कीन बन जाएगी। इस रिएक्शन में हम जो हम यूज करते हैं सॉल्वेंट, वो एनहाइड्रस सॉल्वेंट यूज करते हैं, दैट इज मेथनॉल या एसीटिक एसिड। तो ये रिएक्शन सिर्फ विसनल डाइहैलाइड के लिए यूज करेंगे, इसके लिए आप जिंक या मैग्नीशियम को यूज कर सकते हैं फॉर डीहेलोजिनेशन। चौथा मेथड है कॉल्ब्स इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड। इसमें हमने सॉल्ट्स का इलेक्ट्रोलिसिस करना है, लेकिन सॉल्ट के लिए शर्त है वो डाई कार्बोक्सिलिक एसिड का साल्ट होना चाहिए। जैसा कि हमारे पास एग्जांपल है सोडियम सक्सीनेट की, जो सक्सीनिक एसिड होता है वो हमारे पास डाई कार्बोक्सिलिक एसिड होता है। अगर हम उसके H निकाल के यहाँ से सक्सीनिक एसिड का यहाँ से अगर हम H निकाल लें और H निकाल के हम जहाँ पर कोई मेटल लगा दें तो वो उसका साल्ट बन जाएगा। तो यहाँ पर हमने H की जगह पर सोडियम मेटल लगाई हुई है, तो ये डाई सोडियम सक्सीनेट है। जब हम वाटर ऐड करेंगे तो यहाँ पर आयोनाइजेशन हो जाएगी, सक्सीनेट आयन अलहदा हो जाएगा और सोडियम आयन्स अलहदा हो जाएंगे। तो पहले स्टेप में जब तक हम करंट नहीं देंगे तब तक सिर्फ आयोनाइजेशन होगी। अब नेक्स्ट स्टेप में हम इसको प्रोवाइड करेंगे करंट। करंट प्रोवाइड करने से क्या होगा, एनाइन एनोड और कैथोड बन जाएंगे। एनाइन एनोड की तरफ जाना शुरू कर देंगे और कैटाइन कैथोड की तरफ जाना स्टार्ट कर देंगे। जैसा कि ये हमारे पास है
एनोड पर ऑक्सीडेशन होनी है, ऑक्सीडेशन का मतलब है एनाइन जाएंगे, और ये हमारे पास एनाइन है। अब एनाइन में यहाँ पर नेगेटिव चार्ज होता है, वहां पर 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। जब हम इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं तो एनोड पर होती है ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन के नतीजे में 1 इलेक्ट्रॉन निकल जाता है और यहाँ 1 ही इलेक्ट्रॉन बच जाता है। इसी तरह यहाँ पर भी हमारे पास नेगेटिव चार्ज है, तो 2 इलेक्ट्रॉन है, इसका मतलब एक एक्स्ट्रा आया है जिसकी वजह से नेगेटिव चार्ज है। एक ऑक्सीजन का अपना है, एक एक्स्ट्रा आया, वो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल गया और 1 इलेक्ट्रॉन रह गया, यानी फ्री रेडिकल बन गया। ये फ्री रेडिकल बहुत ही रिएक्टिव स्पीशीज होती हैं। यहाँ से क्या रिजल्ट निकलता है, कार्बन डाइऑक्साइड बन जाती है। रिएक्शन कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड जो है, दिस इज डी कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन। अब यहाँ से बांड कैसे बनेगा, यहाँ हमें डबल बांड चाहिए। एक तो हमारे पास ये वाला फ्री रेडिकल है जो यहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा, यहाँ से ये बांड ब्रेक होगा, यहाँ भी जहाँ बांड होता है 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, यहाँ से 1 इलेक्ट्रॉन भी इधर आ जाएगा, इस तरह से यहाँ बांड बन जाएगा और कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाएगी इस तरह से 1 इलेक्ट्रॉन लेकर। इसी तरह यहाँ पर भी एक तो फ्री रेडिकल वाला इलेक्ट्रॉन मौजूद है, 1 इलेक्ट्रॉन और चाहिए। यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन है, तो 1 इलेक्ट्रॉन जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ इस तरफ आके डबल बॉन्ड बना देगा और ये यहाँ से निकल जाएगा। यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन बच जाएंगे। ये जो 2 इलेक्ट्रॉन बच गए हैं वो दोनों यहाँ पर आ जाएंगे और कार्बन कार्बन के दरमियान यहाँ पर डबल बॉन्ड बना देंगे। इस तरह यहाँ पर एथीन बन जाएगी और 2 मोल कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाएंगे। तो कॉल्ब इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड में एनोड पर अल्कीन बनती है और साथ साथ कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी निकल जाती है, और नेट रिजल्ट हम इस रिएक्शन को डी कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन इसीलिए कहते हैं क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाती है। डी कार्बोक्सिलेशन में याद रखिएगा वो वाली कार्बन डाइऑक्साइड का निकलना डी कार्बोक्सिलेशन होती है जिसमें कार्बोक्सिलिक ग्रुप वाला कार्बन डाइऑक्साइड निकले। अगर कहीं और से जैसे Na2CO3 वगैरह से कार्बन डाइऑक्साइड निकल रहा है तो दैट इज नॉट डी कार्बोक्सिलेशन। नेक्स्ट है हमारे पास इलेक्ट्रोलिटिक मेथड में कैथोड। कैथोड की तरफ जाते हैं कैटाइन, इसके नाम से ही पता चल जाता है कैटाइन कैथोड। तो कैथोड जब कैटाइन पहुंचेंगे तो हाइड्रोजन गैस निकल जाएगी, जैसा कि ये सोडियम है, ये कैथोड पर आएगा। यहाँ पर हमारे पास 2 वाटर के मॉलिक्यूल मौजूद हैं। अब ये वाटर के मॉलिक्यूल को हम इस तरह से लिख लेते हैं कि ये हमारे पास एक वाटर का मॉलिक्यूल है HOH, और यहाँ हमारे पास एक और वाटर का मॉलिक्यूल है HOH। अब यहाँ से एक हाइड्रोजन दूसरे हाइड्रोजन से मिलकर ये H2 हाइड्रोजन गैस बना देगा यहाँ पर। इस तरह यहाँ से हाइड्रोजन गैस निकल जाएगी और फिर ये जो OH आइंस बचेंगे, ये OH आइन यहाँ पर मिल जाएंगे सोडियम के साथ और ये बन जाएगा 2NaOH। यहाँ पर हाइड्रोजन का एक मॉलिक्यूल बनेगा H और H के मिलने से, और 2 OH आइन यानी हाइड्रोक्साइड आइन बनेंगे। ये 2 हाइड्रोक्साइड आइन बन गए प्लस H2 निकल गया, हाइड्रोक्साइड आइन मिल जाएंगे OH के ये सोडियम के साथ और हमारे पास कास्टिक सोडा बन जाएगा। तो इस तरह कैथोड पर हाइड्रोजन गैस निकली और एनोड पर अल्कीन्स प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस इवॉल्व होगी। ये इसकी प्रेपरेशन का 4th मेथड है। नेक्स्ट है हमारे पास अल्कीन की प्रेपरेशन का लास्ट मेथड, दैट इज पार्शियल हाइड्रोजनेशन ऑफ अल्काइंस। हाइड्रोजनेशन के लिए हम कैटलिस्ट यूज करते हैं, पैलेडियम, प्लेटिनम, निकल, रेनी निकल। लेकिन ये कैटलिस्ट इतने ज्यादा रिएक्टिव होते हैं कि ये कैटलिस्ट कंप्लीट हाइड्रोजनेशन कर देते हैं बजाय पार्शियल की। हमें चाहिए पार्शियल हाइड्रोजनेशन। कंप्लीट हाइड्रोजनेशन का क्या मतलब है कि इससे सारी जो अनसैचुरेशन है वो खत्म हो जाए और यहाँ पर CH2 और दूसरे वाला भी यहाँ पर जो C ट्रिपल बॉन्ड वाला C है वो CH2 में चेंज हो जाए और हमारे पास जो है वो अल्केन बन जाए। दिस इज कंप्लीट हाइड्रोजनेशन। हम कंप्लीट हाइड्रोजनेशन नहीं करना चाहते, पार्शियल करना चाहते हैं, तो हमें कैटलिस्ट की रिएक्टिविटी को कम करना पड़ेगा। हम क्या करते हैं, हमारे पास BaSO4 होता है इस तरह से, हम उसकी सरफेस के ऊपर जो है इस तरह जो हमारे पास है पैलेडियम, इसको सपोर्ट कर देते हैं। अब पैलेडियम तो बड़ा एफिशिएंट कैटलिस्ट है, फिर हम क्या करते हैं इसके कुछ एक्टिव साइट जो हैं उन एक्टिव साइट्स पर हम इसके एक्टिव साइट्स पर प्लेस कर देते हैं, क्विनोलिन लगा देते हैं। क्विनोलिन क्या करता है, इसके काफ़ी ज़्यादा d ऑर्बिटल जो है उनको वहाँ पर जाकर ये लिगेंड के तौर पर काम करते हुए उनको फिल कर देता है, जिसकी वजह से कैटलिस्ट की एफिशिएंसी कम हो जाती है। अब इसका सरफेस एरिया कम हो गया है तो रिएक्टिविटी भी कम हो जाएगी। अब देखें इसमें हाइड्रोजन डालेंगे इस लेस एफिशिएंट कैटलिस्ट की मौजूदगी में, तो ये कंप्लीट हाइड्रोजनेशन नहीं करेगा बल्कि पार्शियल कर देगा और पार्शियल हाइड्रोजनेशन के नतीजे में अल्कीन बन जाएगी। इस कैटलिस्ट की मौजूदगी में हमारे पास जो अल्कीन बनती है दैट इज सिस अल्कीन। क्यों सिस अल्कीन बनती है,
क्योंकि कैटलिस्ट की सरफेस पर हाइड्रोजन भी लग जाता है आकर और अल्कीन भी लग जाते हैं और ये सेम साइड पे लगते हैं, इस वजह से यहाँ पर सिस प्रोडक्ट बनता है। जैसा कि देखें 2 ब्यूटीन है, 2 ब्यूटीन में जब हाइड्रोजन ऐड करते हैं पैलेडियम BaSO4 की मौजूदगी में, तो ये हमारे पास सिस 2 ब्यूटाइन से सिस 2 ब्यूटीन बन जाता है। अगर हम नेक्स्ट चाहते हैं कि हमारे पास ट्रांस अल्कीन बने, ट्रांस अल्कीन सिस अल्कीन से ज़्यादा स्टेबल होती है क्योंकि इसकी पोलैरिटी भी कम होती है और पोलैरिटी कम होने के साथ साथ इसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा हो जाती है क्योंकि बड़े बड़े ग्रुप एक दूसरे से दूर चले जाते हैं और स्टेरिक रिपल्शंस कम हो जाती हैं। सिस में जो ग्रुप होते हैं वो करीब होते हैं, ट्रांस में जो ग्रुप होते हैं वो दूर चले जाते हैं। तो अगर ट्रांस बनानी हो तो फिर हम यूज़ करते हैं, यहाँ पर हमारे पास सोडियम इन लिक्विड अमोनिया है। सोडियम इन लिक्विड अमोनिया की मौजूदगी में ये हाइड्रोजन पहले एक साइड पे एक ऐड होता है और दूसरी साइड पर दूसरा। एक्चुअली यहाँ पर ये सोडियम अपना एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे ट्रांसफर करता है। जब एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे ट्रांसफर होता है और तो ये वाला बॉन्ड इस पे शिफ्ट हो जाता है। जब सोडियम अपना एक इलेक्ट्रॉन, सोडियम के वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन है, जब ये इलेक्ट्रॉन इसको देगा तो ये वाला बॉन्ड इस पे शिफ्ट हो जाएगा, इस पे आ गया नेगेटिव चार्ज और इस नेगेटिव चार्ज पर अमोनिया से H आके लग जाएगा। फिर क्या करेगा, फिर सोडियम इसी को एक दूसरा इलेक्ट्रॉन देगा तो इस साइड पे आकर दूसरा हाइड्रोजन भी लग जाएगा और इस तरह हमारे पास 2 मोल सोडियम के यूज हो जाएंगे क्योंकि हमें +2 सोडियम मिलेगा यहाँ पर क्योंकि 2 सोडियम ने 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर दिए हैं और ये हमारे पास ट्रांस अल्कीन बन जाएगी। तो इस रिडक्शन को बिर्च रिडक्शन भी कहते हैं। यहाँ टेम्परेचर बहुत कम चाहिए होता है क्योंकि अमोनिया जो लिक्विड बनती है वो -33 डिग्री सेंटीग्रेड पर बनती है। तो इस सोडियम में लिक्विड अमोनिया की मौजूदगी में हमारे पास जो है वो ट्रांस प्रोडक्ट बनता है और लिंडलर कैटलिस्ट की मौजूदगी यानी पैलेडियम BaSO4 क्विनोलिन की मौजूदगी में हमारे पास सिस प्रोडक्ट बनता है। ये हैं डियर स्टूडेंट्स डिफरेंट मेथड्स फॉर द प्रेपरेशन ऑफ अल्कीन्स। नेक्स्ट इंशाल्लाह रिएक्शंस ऑफ अल्कीन्स पढ़ेंगे। थैंक यू वेरी मच।